अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस दिल्ली पहुंच चुके हैं। 4 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे हैं जेडी वांस। आप देख रहे हैं जेडी वांस अपनी पत्नी उषा के साथ जहाज की सीढ़ियों से नीचे आते हुए, जहां पर आधिकारिक तौर पर स्वागत जेडी वांस का किया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने। तो आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापार, सुरक्षा समेत कई मुद्दे हैं जिस पर जेडी वांस चर्चा करेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए, स्वागत करने के लिए जेडी वांस का। अपनी पत्नी उषा और तीनों बच्चों के साथ भारत आए हैं और साथ ही अमेरिका का एक प्रतिनिधि मंडल भी उनके साथ आया है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के दक्षिण और मध्य एशिया के वरिष्ठ निदेशक रिकी गिल हैं। अमेरिकी सरकारी अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी जेडी वांस के साथ है। 4 दिन के भारत दौरे पर जेडी वांस आए हैं और ये तस्वीरें हवाई अड्डे की हैं, जहां आधिकारिक तौर पर स्वागत उनका किया गया है। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जेडी वांस की मुलाकात है और फिर प्रधानमंत्री के आवास पर रात्रि भोज में शिरकत करेंगे जेडी वांस। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां आधिकारिक तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा जेडी वांस को। तो वही गार्ड ऑफ ऑनर देने की तैयारी यहां पर जेडी वांस हवाई अड्डे पर आधिकारिक तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। क्या हम आवाजें सुना सकते हैं? ये गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है जेडी वांस को आधिकारिक तौर पर हवाई अड्डे पर। अब से कुछ देर पहले ही जेडी वांस भारत पहुंचे हैं अपने परिवार और साथ ही अमेरिकी सरकार के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ। 4 दिन का जेडी वांस का ये दौरा है और महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से ट्रेड वॉर और उसमें अमेरिका जो है वो दुनिया भर के देशों की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में भारत को लेकर क्या किसी तरीके की कोई डील यहाँ पर, कोई एग्रीमेंट यहाँ पर जेडी वांस के साथ संवाद के जरिए भारत और अमेरिका के बीच निकल पाएगा क्या, इसको लेकर भी जो विशेषज्ञ हैं उनकी नजर बनी हुई। तो मोदी और वांस की जब शाम में मुलाकात होगी तो फिर टैरिफ को लेकर संवाद होगा, आपसी व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों को और किस तरीके से मजबूत किया जाए, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिस पर विस्तार से बात होगी। और आइए जरा आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस भारत पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त एयरपोर्ट की। अब से कुछ देर पहले एयरपोर्ट पर जेडी वांस को आधिकारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और अब जेडी वांस पत्नी उषा और साथ ही उनके तीनों बच्चे नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से जो बेटा उनका नजर आ रहा था, उसने भारतीय परिधान कुर्ता पजामा पहने हुए जेडी वांस का बेटा वहां पर नजर आया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वांस, उनकी पत्नी उषा जो हैं भारतीय मूल की हैं और परिवार के साथ जेडी वांस 4 दिन के दौरे पर भारत आए हैं। ये उस समय की तस्वीरें जब जेडी वांस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ जेडी वांस भारत पहुंचे हैं। 4 दिन का जेडी वांस का ये दौरा है और महत्वपूर्ण और ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि ये तस्वीर जरा देखिए गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करते हुए, अगर हम इसकी आवाज सुना सकें दर्शकों को।
को लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है। नीरज, मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ दर्शकों को। जेडी वांस परिवार के साथ भारत पहुंच गए हैं। 4 दिन का दौरा जेडी वांस का और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि टैरिफ को लेकर दुनिया भर में अमेरिका ने जो सभी देशों के लिए एक मुश्किल खड़ी कर दी है, उसके बीच भारत के लिए क्या कोई रास्ता निकल सकता है और द्विपक्षीय रिश्ते किस तरीके से और मजबूत हो सकते हैं, उसके मद्देनजर ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। नीरज, बिल्कुल रोमाना, ये अगर हम लोग देखें भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच में, तो ये एक बड़ा दौरा माना जा सकता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एक सीधे तौर से मान सकते हैं कि नंबर 2 डोनाल्ड ट्रंप के बाद अमेरिका को प्रतिनिधि हैं उनके, तो और अपनी पूरे परिवार के साथ आए हैं। उनकी पत्नी भी आई हैं, उषा वेंस, हम लोग जानते हैं कि वो भारतीय मूल की हैं। तो ये बहुत टैरिफ वॉर चल ही रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, जिसको लेकर अमेरिका का क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। उस सब के बीच में अगर जेडी वेंस अपने परिवार के साथ भारत आते हैं, तो ये दिखाता है कि भारत के अमेरिका के साथ संबंध इस वक्त कैसे हैं, कितने मजबूत संबंध हैं इस वक्त। सामरिक संबंध भारत और अमेरिका के किस तरह के हैं, और साथ ही पूरी दुनिया में आज अमेरिका की, भारत की क्या भूमिका है अमेरिका के साथ संबंधों में। तो इसलिए ये अहम है। हम लोग जानते हैं कि जो उषा वेंस है वो अक्षरधाम मंदिर, क्योंकि वो स्वामीनारायण को मानती हैं, उनको समुदाय को मानती है, तो आज दोनों ही जेडी वेंस, उनका परिवार, उषा वेंस और बच्चे जो हैं वो अक्षरधाम टेम्पल जाएंगे। वहां पर नीरज, मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीरें आ रही हैं उन तस्वीरों पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो बच्चे हैं जेडी वांस के, आप देखिए दोनों बेटे जो हैं उन्होंने कुर्ता पजामा पहना हुआ है, और बेटी जो है छोटी सी बेटी, और उसने लहंगा पहना हुआ है, और बच्चे पूरी तरीके से भारतीय परिधान में, या यूँ कहें कि भारतीय रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि आज जब भारत पहुंचे हैं, दिल्ली पहुंचे हैं, तो सबसे पहले दोपहर में अक्षरधाम मंदिर, वहीं का कार्यक्रम है। नीरज, बिल्कुल, देखिए रोमाना, वही मैं बता रहा था कि किस तरह के संबंध आज अमेरिका के भारत के साथ हैं। अगर उपराष्ट्रपति वहाँ आ रहे हैं, उनकी पत्नी भारतीय मूल की हैं, और उनके बच्चे जो आए हैं वो भारतीय परिधान में ही आए हैं, और मंदिर तो जाना ही है उनको। लेकिन ये दिखाता है, दर्शाता है कि आज जो भारत की संस्कृति है उसको किस तरह से जो पश्चिमी देश है वो भी उसको मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और उसका सम्मान करते हैं। इसीलिए ये आज आए हैं, तो सबसे पहले अक्षरधाम मंदिर ही जाएंगे, और वहाँ पर जाकर दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। तो एक ये पर्सनल और फैमिली विजिट तो है ही है उषा वेंस और जेडी वेंस की। इसके साथ साथ ये सामरिक संबंधों को भी दर्शाता है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनके साथ जो उनके रक्षा विभाग यानी कि रक्षा मंत्रालय और विदेश विभाग के अधिकारी भी उनके साथ आए। तो जब बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से, तो इन सब मामलों पर भी बातचीत होगी। जितने भी क्षेत्रीय और वैश्विक जो इस वक्त की जो समस्याएं पूरी दुनिया के सामने है, उसमें भारत की क्या भूमिका हो सकती है, इन सब पर भी बातचीत जरूर होगी। रुमान जी, नीरज, हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से आज दिल्ली में हैं, फिर आज रात में ही जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, आगरा भी जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली बैठक। देखिए रोमाना, अगर उपराष्ट्रपति की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट की अमेरिका की, तो हमेशा से ये माना जाता था कि वो एक टिट्यूलर एक पोस्ट होती है। लेकिन जेडी वेंस एक ऐसे उपराष्ट्रपति के तौर पर उभर कर सामने आए जो बहुत ही मजबूत एक किरदार है। अगर प्रशासन की बात करें, ट्रंप प्रशासन की बात करें, चाहे फिर वो एलन मस्क हो, चाहे मार्को रूबियो हो, या फिर जेडी वेंस हो, ये हमने देखा कि किस तरह से जब जेलेंस्की, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वहां पहुंचे थे, तो जो पूरा मोर्चा था वो वहां पर जो था वो जेडी वेंस ने ही संभाला था जेलेंस्की के खिलाफ, और उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो यूक्रेन है वो किस तरह से उनका फायदा उठा रहा है अमेरिका का। तो उस वक्त एक मजबूत उपराष्ट्रपति के तौर पर जेडी वेंस उभर कर सामने आए थे कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ एक नंबर 2 की जो पोजीशन होती है अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट की, उसको पूरी तरह बखूबी निभाएंगे। और इसीलिए अगर आज वो भारत आते हैं, तो उनके जो चुनिंदा जो दुनिया भर में जो उनके दौरे हुए हैं, उनमें भारत शुरुआती दौरों में है। वो यूरोप गए थे और उसके बाद फिर यहाँ आए हैं। तो वो दिखाता है कि, दर्शाता है कि जब जेडी वेंस यहाँ पर आए हैं तो उनकी किस तरह की संबंध यहाँ पर होंगे। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि टैरिफ जो चल रहा है, विवाद चल रहा है, उस पर जरूर बातचीत होगी, क्योंकि भारत भी उस बात पर कहीं ना कहीं इस बात को एग्री कर रहा है। टैरिफ को लेकर जो अमेरिका की जो मुद्दे हैं, जो परेशानियां हैं, या उन्होंने जो भी इशू खड़े किए हैं, उसको लेकर भारत भी संवेदनशील है, और भारत ने कहा कि उसको जरूर सुलझाने की कोशिश की जाएगी। और जब आज मुलाकात होगी, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी जेडी वेंस की, तो जरूर उठेगा ये टैरिफ का मामला उठेगा। और भारत किसी भी तरीके से, और ना ही अमेरिका चाहता है कि भारत इस टैरिफ वार को लेकर, या टैरिफ जो भी इशू है उसको लेकर भारत और अमेरिका के संबंधों में किसी भी तरह की कोई खटास आनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, अमेरिका के दौरे पर हैं। बोस्टन शहर पहुंचे वो अमेरिका में, वहां उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ संवाद किया, और इस दौरान राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र किया। कहा कि देश की चुनाव प्रणाली में बड़ी समस्या है। राहुल गांधी ने एक बार महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए।
राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र में जितने नए वोटर उससे ज्यादा तो मतदान हो गया। ये राहुल गांधी की तरफ से सवाल उठा दिया गया। चुनाव आयोग मतदान का वीडियो नहीं दिया हमें, यह भी राहुल गांधी ने कहा। वोटिंग के वीडियो पर चुनाव आयोग ने कानून बदल दिया है। चुनाव आयोग ने अपनी निष्पक्षता से समझौता कर लिया है। बड़ा आरोप राहुल गांधी की तरफ से, जो अमेरिका में, बोस्टन में यूनिवर्सिटी छात्रों के बीच बैठकर राहुल गांधी की तरफ से मन से लगाया गया कि निष्पक्षता से चुनाव आयोग ने अपनी समझौता कर लिया है। कटघरे में भारत के चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने खड़ा किया, अमेरिका की जमीन से भी। हालांकि ये सवाल राहुल गांधी की तरफ से भारत में भी लगातार उठाए गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष की तरफ से, जिसमें न सिर्फ कांग्रेस बल्कि जो महाविकास अघाड़ी के अन्य साथी दल थे, उनकी तरफ से भी ये वो तमाम सवाल हैं जिसको लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा गया। लेकिन अब वही सवाल राहुल गांधी ने अमेरिका बोस्टन पहुंचकर वहां यूनिवर्सिटी छात्रों से संवाद के दौरान उठा दिया। In simple terms, more people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them the videography. If we asked, they not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in press conferences. Other leaders. तो राहुल गांधी ने कटघरे में जब चुनाव आयोग को खड़ा किया, अमेरिका के बोस्टन पहुंचकर, तो उस पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने पलटवार किया। लोकतंत्र और भारत विरोधी हैं राहुल गांधी, ये प्रदीप भंडारी की तरफ से कहा गया। राहुल ने विदेशी धरती पर भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं। राहुल हमेशा विदेशी धरती पर भारत को बदनाम क्यों करते हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं प्रदीप भंडारी। तो हमेशा राहुल विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करते हैं। राहुल गांधी पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने बड़ा हमला बोला है। लोकतंत्र और भारत विरोधी हैं राहुल गांधी, ये कहना है बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद है। दीपक रावत दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, अंकित गुप्ता भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपको दीपक के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं दीपक से। दीपक, ये तमाम आरोप जो राहुल गांधी बोस्टन पहुंचकर ब्राउन यूनिवर्सिटी के छात्रों से संवाद में उठा रहे हैं, ये वही सवाल कमोबेश जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद यहां भारत में भी राहुल गांधी उठाते रहे, या इसमें कुछ नया भी इस बार जोड़ा है, फैक्ट तथ्य राहुल गांधी ने अपनी ओर से? और रोमाना, देखिए, ये वो सवाल हैं जो राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के बाद से लगातार हर छोटे बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इस बार उन्होंने विदेशी धरती पर इस बात को दोहराया है और बड़ी बात ये कही है। हालांकि ये कार्यक्रम बॉस्टन यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये ओवरसीज़ कांग्रेस का कार्यक्रम था। बॉस्टन यूनिवर्सिटी जो है, ब्राउन यूनिवर्सिटी जो है, वो आज रात का कार्यक्रम है, जहाँ पर राहुल गांधी क्या बात रखेंगे वो देखना होगा। लेकिन उन्होंने इस बार एक बड़ी अहम बात ये कही है रोमाना, जो देखना होगा। उन्होंने कहा है कि जब हमने चुनाव आयोग से डेटा मांगा तो डेटा हमें 5:30 बजे तक का दिया गया। उसके बाद 5:30 से 7:30 के बीच जो मतदान हुआ उसका डेटा नहीं दिया गया। 65 लाख मतदाता जुड़े हैं, उन्होंने वोटिंग की है। इस एक आंकड़ा उन्होंने सबके सामने रखा और कहा कि अगर इस हिसाब से अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो अगर एक व्यक्ति 3 मिनट लेता है वोट करने में तो उसे 5:30 से 7:30 का वक्त नहीं लगेगा, बल्कि वो रात के 2 बजे या 3 बजे तक वोट कर पाएगा। तो क्या पूरी रात भर चुनाव आयोग वोटिंग कराता रहा? ये आंकड़े कहाँ से आ गए? इसके बारे में उन्होंने गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने
उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि जो सवाल हम लगातार देश में उठा रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा घालमेल है, उसको सुधारने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि मैं हर बड़े जगह पर इस मुद्दे को ज़रूर उठा रहा हूँ, कांग्रेस जो है वो लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन अब तक इस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया है। तो सीधे तौर पर अब जो ये बात विदेशी धरती पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से छेड़ी है, तो इसको लेकर बीजेपी ज़रूर सवाल उठाएगी कि अपने देश के मुद्दों पर वो बाहर जाके इस तरह का बयान देते हैं, विदेशी धरती पर अपने देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो आज जब जो शुरू हुआ है बीजेपी की तरफ से पलटवार का, जरा जान लेते हैं अंकित गुप्ता से किस तरीके से बीजेपी अब राहुल गांधी के बयान को लेकर राहुल गांधी की घेराबंदी कर रही है। अंकित, देखिए, बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है ये कोई पहला मौका नहीं है। पिछले 3-4 सालों का इतिहास उठा के देखा जाए, जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए उसके बाद का भी और उससे पहले का भी, जब भी राहुल गांधी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो जो भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर सवाल उठाते रहे। ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के ऊपर सवाल उठाया हो। इससे पहले भी राहुल गांधी ऐसा करते रहे हैं। इसके साथ ही में न्यायपालिका के ऊपर, कार्यपालिका के ऊपर और विधायिका के ऊपर, सबके ऊपर सवाल उठाते रहे। यहां तक कि राहुल गांधी ने अपने पिछले दौरों के दौरान तो संसद में उनका माइक बंद कर दिया जाता है, ऐसी बातें भी कही थी। लेकिन इस बार जो महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठाया है उसके कुछ तथ्य भी सामने रख देता हूं, क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से बाकायदा इसको लेकर के स्पष्टीकरण जारी किया गया था। जब राहुल गांधी ने यहां भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, उसके बाद में केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से जो जानकारी सामने आई थी, वो जानकारी क्या है? वो जानकारी ये है कि जब वोटर लिस्ट को लेकर के जो राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि जो लोकसभा चुनाव हुए थे और विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बीच में 40 लाख मतदाता जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि 70 लाख या 1 करोड़ मतदाता जुड़े हैं। 2019 से 24 की बात की जाए तो करीबन 1.25 करोड़ मतदाता जुड़े हैं, जबकि राहुल गांधी कहीं ज्यादा आंकड़ा का जिक्र कर रहे थे। लेकिन इसके साथ में महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है, चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक भी और आधिकारिक बयान भी, जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो उस दौरान थे राजीव कुमार, उन्होंने जो कहा था जब दिल्ली चुनावों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो तमाम राजनीतिक दल होते हैं, उनके जो पोलिंग एजेंट होते हैं और जो उनके नुमाइंदे होते हैं, उनको वोटर लिस्ट दे दी जाती है, वोटर लिस्ट के बारे में जानकारी दे दी जाती है। लेकिन अब आप खुद सोचिए, 9 करोड़ से ज्यादा मतदाता, लेकिन जो शिकायतें कितनी दर्ज हुई थी शुरुआती तौर पर? सिर्फ 89 शिकायतें दर्ज हुई थी जो जिला स्तर के चुनाव अधिकारी थे। लेकिन मामला जब जो उसके ऊपर का जाता है, यानी कि जो मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं राज्य के, उनके पास सिर्फ एक शिकायत पहुंची थी। तो सवाल चुनाव आयोग ये उठा रहा था कि अगर इतनी बड़ी धांधली हुई थी और वोटर लिस्ट उनके पास में थी, तो ये सवाल तब क्यों नहीं उठाए गए? चुनाव बीत जाने के बाद ये अनर्गल आरोप क्यों? ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी इस वक्त मौजूद हैं और जरा प्रदीप भंडारी से ही जानते हैं। प्रदीप, राहुल गांधी फिर से विदेश दौरे पर हैं और विदेश दौरे पर जाकर राहुल गांधी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, चुनाव आयोग को लेकर कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी की प्रतिक्रिया, प्रदीप भंडारी। देखिए, ये सोचने की बात है कि राहुल गांधी जब भी कोई फॉरेन विजिट पे जाते हैं तो हमारे देश के लोकतंत्र या हमारे देश की लोकतंत्र की प्रणाली के ऊपर हमेशा सवाल क्यों उठाते हैं। राहुल गांधी पूर्व में कह चुके हैं कि ही इज अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, वो भारतीय स्टेट के खिलाफ है। तो जो व्यक्ति जो 80 से ज्यादा बार चुनाव हार चुका है, अगर उनको महाराष्ट्र से इतनी दिक्कत है तो दिल्ली के अंदर भी उनकी 0 सीटें आई हैं। तो आत्मचिंतन करने की बजाय कांग्रेस पार्टी हमारी पूरी लोकतंत्र की प्रणाली पर सवाल उठाती है और वो विदेशी धरती पर सवाल उठाती है। इससे कांग्रेस पार्टी की नीति और नीयत देश के पक्ष में नहीं परंतु देश के लोकतंत्र के विरुद्ध साफ दिखती है। तो मतलब परेशानी सवाल उठाने से है या फिर सवाल जिस जगह पर उठाए गए, जो जगह राहुल गांधी ने चुनी, उस पर ज्यादा आपत्ति है बीजेपी को? परेशानी इस बात से है कि राहुल गांधी जब भी विदेश के दौरे पे जाते हैं तो हमेशा भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ और भारतीय संविधान के खिलाफ क्यों बोलते हैं। आप याद करिए कि पूर्व में जब राहुल गांधी गए थे तो उन्होंने कहा था भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं है। उसके पहले उन्होंने कहा था भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते। फिर जब उनकी 90 सीट आ गई उसके बाद उसको चुप हो गए, फिर 3 चुनाव हार गए तो वापस से उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो नीति और नीयत है वो देश के लोकतंत्र के हित में नहीं है। तो उनकी नीयत में हमारा सवाल है और ये जो सवाल उन्होंने उठाया इसको ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन कई बार पहले क्लैरिफाई कर चुका है। महाराष्ट्र की जो उन्होंने बात करी, महाराष्ट्र के जवाब दे लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्हीं से जरा जानते हैं। सुरेंद्र जी, प्रदीप भंडारी ये कह रहे हैं कि साहब जो सवाल राहुल गांधी जाकर विदेशी जमीन पर उठा रहे हैं,
इन सवालों के जवाब चुनाव आयोग की तरफ से दे दिए गए। बावजूद इसके राहुल गांधी विदेश में जाकर जब इस तरीके की बात कर रहे हैं तो बीजेपी का मानना है राहुल देश का अपमान कर रहे हैं। नियत राहुल गांधी की लोकतंत्र के हित में नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी के लोग वैचारिक रूप से दरिद्र हो चुके हैं। विक्षिप्तता की हद आ गई है उनकी। कांग्रेस से पता नहीं किस बात का डर है, सत्ता उनके पास है। अगर हम चुनाव आयोग पर कोई नया आरोप लगा रहे हैं, चुनाव प्रक्रिया पर कोई नई बात कह रहे हो जो हम देश में न कह रहे हो, या वो जो बात क्या नाम भारत के मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया में न हो, तो वो बात प्रदीप भंडारी या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहनी चाहिए। जो बात ऑलरेडी सारा का सारा देश उठा रहा है, सारा का सारा देश ये पूछ रहा है कि महाराष्ट्र में 5 साल में 35 लाख वोटर बढ़ते हैं और 6 महीने में 40 लाख वोटर बढ़ जाते हैं। इन सवालों का जवाब देने की जगह आप राहुल गांधी को टारगेट करने लगते हैं। हम चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की बात कर रहे हैं और वो राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। हम चुनाव प्रक्रिया में एक स्पष्टता लाने की बात कर रहे हैं, वो राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। भाई राहुल गांधी को टारगेट करके आपकी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। और राहुल गांधी जी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जो यहाँ पर पहले से भारतीय मीडिया में, भारत के समाज में, भारत के लोकतंत्र में या दुनिया की मीडिया में ना हो। आप बता दीजिए रोमाना जी, कोई स्टेटमेंट ऐसा हो जो उनका नया हो। नहीं सुरेंद्र जी, वो ये कह रहे हैं कि साहब ये सवाल राहुल गांधी यहाँ भी उठाते रहे, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पर स्पष्टीकरण दे दिया गया है। मतलब मामले पर विराम लगा देना चाहिए, पर राहुल गांधी बावजूद जवाब मिलने के सवाल उठा रहे हैं विदेशी जमीन पर जाकर सिर्फ बदनाम करने के लिए। ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। तो रोमाना जी, मैं आज की डेट में आपसे बड़े स्पष्ट पूछना चाहता हूँ जी कि कौन सा जवाब दिया है चुनाव आयोग ने कि 5 साल में 35 लाख वोटर बढ़ते हैं महाराष्ट्र में और 6 महीने में 40 लाख वोटर बढ़ जाते हैं। क्या जवाब दिया? नहीं दिया। ठीक है। प्रदीप भंडारी हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, ये सवाल का जवाब आज तक नहीं दिया। ठीक है, प्रदीप भंडारी हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप, सुरेंद्र राजपूत की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब सवाल इसलिए उठाने जरूरी हैं क्योंकि हम सवाल उठा रहे हैं और जवाब नहीं मिल रहे हैं, जिसमें आपने सुन ही लिया वो किस तरीके से 5 साल में 35 लाख और 6 महीने में 40 लाख वोटर बढ़ने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु वहां बोस्टन में उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब 5:30 बजे तक की फिगर दी जाती है और फिर 7:30 बजे जो फिगर अपडेटेड दी जाती है वो अचानक से 65 लाख ज्यादा वोटर। तो वो कह रहे हैं कि 65 लाख वोटर्स अगर वोट डालेंगे 5:30 बजे के बाद, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 घंटे में तो ऐसा हो नहीं सकता। 3 मिनट भी अगर आप औसत लगाएं तो मतलब वोटिंग जो है वो रात में 2-2 बजे तक चली। तो कहां हैं वो तस्वीरें? उस पर अगर चुनाव आयोग से कहा जाए कि आप वीडियोग्राफी दिखा दीजिए तो चुनाव आयोग कहता है हमने रूल बदल दिया है, हम वीडियोग्राफी नहीं दिखा सकते हैं। प्रदीप भंडारी, जवाब क्या दिया इस पर चुनाव आयोग ने? फरवरी 2025 के अंदर इलेक्शन कमीशन ने राइटिंग के अंदर इन सभी सवालों का जवाब दिया था। 2009 के महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव और असेंबली चुनाव के अंदर भी टोटल वोटर्स के अंदर यही सिमिलर पैटर्न ऑफ डिफरेंस था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी 2-2.5 महीने तक चुप हो गई थी। अगर कांग्रेस पार्टी और की इंटरनल सर्वेस गलत हो रहे हैं और देश की जनता रिपीटेडली राहुल गांधी को रिजेक्ट कर रही है, तो वो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ब्लेम नहीं कर सकते। वही चुनाव आयोग तेलंगाना की वोटर लिस्ट प्रिपेयर करता है जिसमें कांग्रेस पार्टी जीतती है, वही चुनाव आयोग कर्नाटका की वोटर लिस्ट प्रिपेयर करता है जिसमें कांग्रेस पार्टी जीतती है। ऐसा नहीं हो सकता कि मीठा मीठा गप की बात करी जाए और जब खुद पे बात आए तो फिर चुनाव आयोग पे सवाल उठा दो। और राहुल गांधी की मंशा लोकतंत्र विरोधी, देश विरोधी है। इसीलिए जब वो जनता द्वारा नकारे जाते हैं तो अपनी गलती स्वीकारने के बजाय देश के लोकतंत्र, देश की चुनाव प्रणाली को अपमानित और उस पर झूठे आरोप लगाने की बात करते हैं। कल इन्होंने महाराष्ट्र में एक ऑफिसर की बात करी, वो वही ऑफिसर है जिसपे करप्शन के केसेस चल रहे हैं, जो ऑलरेडी सस्पेंडेड हो चुका है। उसी बात को अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं। अगर इनकी नीति और नियत इनको लगता है कि प्रणाली साफ नहीं, तो तेलंगाना और कर्नाटका से बोल दीजिए कि तेलंगाना और कर्नाटका के अंदर भी चुनाव आयोग ने धांधली करी है। कह दीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सीटें बढ़ी है समाजवादी पार्टी वो भी धांधली से हुई है। कह दीजिए कि राहुल गांधी की जो 90 सीटें आई है वो भी धांधली से आई है। राहुल गांधी की नीति देश विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। इसीलिए जब वो हारते हैं तो लोकतंत्र और जनता को अपमानित करते हैं और उनको अब्यूज करना शुरू करते हैं। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि साहब जब जीत रहे होते हैं राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी, जब कहीं जीत जाती है तो फिर कोई सवाल नहीं होता चुनाव आयोग पर, लेकिन हारने के बाद ही सारे सवाल। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ हार की खींच है जो राहुल गांधी चुनाव आयोग पर निकाल देते हैं। सुरेंद्र राजपूत। रोमाना जी, आप तो हमारी पुरानी साथी रही हैं और बहुत पहले से पत्रकारिता कर रही हैं। आप बताइए, जब हम लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीते थे, तब भी रात को 8 बजे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम पर तब भी आरोप लगाया था।
हम अगर कोई भी सवाल उठाते हैं तो हम राष्ट्र विरोधी हो गए। और ये लोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को गृह युद्ध का जिम्मेवार बताते हैं। गृह युद्ध हो रहा है, कहाँ हो रहा है पता नहीं, धार्मिक युद्ध हो रहा है, कहाँ हो रहा है पता नहीं। ये लोग देशभक्त हो गए और हम पारदर्शी चुनाव आयोग मानना चाहते हैं, हम लोग देशद्रोही हो गए। यही हिटलर की नीति है, यही ये जो ऑटोक्रेटिक बिहेवियर है भारतीय जनता पार्टी का, कि या तो आप हमारी मदद कीजिए, हमारे आप शरण में रहिए, नहीं तो आप देशद्रोही हैं। ये सबसे बड़ी जो बात है भारतीय जनता पार्टी की, यही लोकतंत्र के लिए भी घातक है, यही देश के लिए भी घातक है। और मैं प्रदीप भंडारी से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी के असली कार्यकर्ताओं के लिए भी यही घातक है। आज की डेट में प्रश्न का जवाब दीजिए, हमें राष्ट्र विरोधी बताने की आपकी ना तो हिम्मत है ना हैसियत है। कारण क्या है कि जिस देश को, भारत को कांग्रेस ने आजाद कराया, आपके पुरखे तो चाटुकारिता कर रहे थे। हमने एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान किए प्रदीप भंडारी, आपका तो एक आदमी उंगली नहीं कटाई, हमारे दो प्रधानमंत्री शहीद हुए। आप उस राहुल गांधी को आप लोकतंत्र विरोधी कह रहे हैं, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए, जाति जनगणना को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए सड़क पर लड़ रहा है। इस बीच मोदी 3.0 सरकार का तीसरा कार्यकाल मई 2025 में 1 साल पूरे करने जा रहा है और बीजेपी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर उपलब्धियां गिनाई हैं। इसमें यूसीसी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने से पहले बीजेपी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पार्टी ने वक्फ कानून के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लाने की ओर इशारा किया है। तो वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे टर्म पर विपक्ष की टिप्पणी का जिक्र करते हुए यह बताया गया है, विपक्ष ने तीसरे कार्यकाल को कमजोर बताया था और गठबंधन टूटने की भविष्यवाणियां विपक्ष की तरफ से की गई थी, लेकिन सरकार ने मजबूती से कदम उठा दिए हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा अंकित से ही समझते हैं। अंकित, ये जब 3.0 मोदी सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है तो फिर ये वीडियो जो जारी किया गया है, इसमें यूसीसी लाने के संकेत वो किस रूप में नजर आ रहे हैं अंकित? देखिए रोमाना, इसकी हम जो शुरुआत भी देख सकते हैं कि उत्तराखंड में हो चुकी है, आसाम में हो गई है और उसके अलावा जो है चर्चा चल रही है गुजरात में भी यूसीसी लाने की तैयारी हो रही है। और रोमाना, अब से जो 3 महीने पहले जो संसद का शीतकालीन सत्र था तो वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चर्चा में भाग लेते हुए इस बात का जिक्र भी किया था कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि यूसीसी यानी कि एक देश एक कानून होना चाहिए और धीरे धीरे करके जो है देश भर के अलग अलग राज्यों में हम इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो साफ तौर पर इशारा यही है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान देखिए तमाम चीजें की गई हैं, उनका तो जिक्र किया गया है, लेकिन इस वीडियो में जो सबसे आखिरी लाइन है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लोडिंग, यानी कि साफ इशारा है कि जल्द ही जिन जिन राज्यों में अभी इस बात को लेकर के संशय है कि क्या केंद्र स्तर पर यह कानून लाने की तैयारी हो रही है या राज्य स्तर पर, लेकिन जो मेरी जानकारी वो ये है कि अलग अलग राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, जो बीजेपी सरकारें राज्य स्तर पर हैं, वो अपने अपने राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ेंगी। जिस तरह हमने देखा उत्तराखंड में, जिस तरह हमने देखा आसाम में, उसी तरीके से हमने देखा है कि नेतृत्व की तरफ से अंकित गुप्ता पहले भी इस बात का जिक्र किया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये जो मसला है वो राज्य के स्तर का है और ऐसे में जो राज्य हैं वही इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे। जिस तरीके से हमने देखा पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, और उत्तराखंड देश का वो राज्य बना पहला जहां यूसीसी लागू हुआ। जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत ने कहर बरपा दिया। रामबन में बादल फटने से भारी तबाही हुई। बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने करीब 100 लोगों का रेस्क्यू भी किया। बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। पहाड़ का मलबा गांव की तरफ आ गया और इसी की चपेट में कई लोग और घर आ गए। कई वाहन मलबे में दबे हुए हैं। बादल फटने के बाद मंजर खौफनाक। लोग समझते उससे पहले ही बादल फटने से बाढ़ के हालात बन गए। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। बनिहाल इलाके में कई जगह लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है उसे बंद करना पड़ा है। सैकड़ों वाहन यहां फंसे हुए हैं। वहीं किश्तवाड़ पैदल मार्ग भी बंद है। यहां वाहनों की आवाजाही फिलहाल रोक दी गई है क्योंकि हाईवे पर मलबा पड़ा हुआ है। मार्गों पर मलबा ही मलबा, गाड़ियां जहां हैं वहीं फंसी हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। रामबन में बादल फटने के बाद जो मलबे का सैलाब आया, अपने साथ तबाही लेकर आया, उसी की गवाही देती ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दिखा देते हैं आपको मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू की एक रिपोर्ट। मैं इस समय ग्राउंड जीरो पर हूं, रामबन में हूं। मैं आपको सबसे पहले वो पहाड़ दिखाना चाहता हूं। ये
पीर पंचाल के पहाड़ हैं और इन्हीं पहाड़ों से रविवार सुबह 3:30 और 4 बजे के बीच जो कुदरती आफत आई, उस कुदरती आफत ने यहाँ रामबन के एक हिस्से की तस्वीर और तकदीर बदल दी। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो हाईवे है उससे करीब 15 फीट ऊपर हम हैं और ये ऊंचाई आप आगे देखिए बढ़ती जाएगी। मतलब 15 फीट का यहाँ गारा है और इस गारे में मैं कैमरामैन से कहूँगा, जो सामने आप देख रहे हैं, इस गारे के नीचे बड़ी बड़ी गाड़ियां फंसी हुई हैं। दरअसल ये होटल की पार्किंग है और ये वो होटल है जिसकी तस्वीरें आप थोड़ी देर पहले दर्शकों को दिखा रही थी। इस होटल के 2 फ्लोर पूरी तरह से अभी तक वहां जाया नहीं जा सकता, पूरी तरह गारे से भरे हुए हैं और ये पार्किंग एरिया है जहां पर दर्जनों वाहन लगे थे, लेकिन यहां अभी उन वाहनों का कोई नामो निशान नहीं है। ये वो पहाड़ है और यहां पर आप देखिए कि किस तरह न केवल ये होटल बल्कि इस तरफ से मैं कैमरामैन से कहूंगा, ये देखिए यहां कुछ दुकानें हैं, घर हैं, सब जगह आप अगर कुछ दिखेगा, ना कोई सामान दुकानों का दिख रहा है, ना घर का कोई फर्नीचर दिख रहा है, और अगर दिख रहा है तो सिर्फ ईंट, पत्थर, मिट्टी और गारा। हालात इस तरह है कि अभी भी लोग डरे सहमे हैं। लोग जिनमें जो अपने बचे हुए मकान में से सामान निकाल रहे हैं, जो कुछ भी वो बचा पाए। और यहाँ पर जिन लोगों की गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, सुबह मेरी उनसे बात हुई है, वो लोग भी ये कह रहे हैं कि रविवार सुबह उनका सामना जो है वो मौत से हुआ है और एक पल के लिए उन्हें भी ये लगा कि अब वो नहीं बचेंगे। तो रविवार का दिन था। रामबन में बादल फटने के बाद एक होटल में मलबा घुस गया। होटल के बाहर खड़ी गाड़ियां मलबे में दब गई। हालांकि होटल का स्टाफ और यहां ठहरे हुए लोग इस बात का शुक्र मना रहे हैं कि किसी तरीके की जान का नुकसान यहां नहीं हुआ। कल जब ये हादसा हुआ, आप कहाँ थे? मैं यहीं पे था सर। यहीं पर थे। क्या कुछ देखा आपने? क्योंकि सुबह तो उस समय सब लोग सो रहे होंगे। नहीं, हम तो सोए हुए थे, हमें जगाया गया और कहा भाग जाओ, तो हम भागे। जी 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 जी। और भाग रहे थे, क्या तबाही के मंजर? वो बहुत पीछे से मॉल मोरा पूरा दरिया है यार इसमें। हाँ। जी 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 जी। तो आपके होटल को भी काफी बहुत ज्यादा इधर धर्म भरम हो गया सारा, तो इधर कोई पता ही नहीं चलता क्या क्या नहीं। कहाँ यहाँ से नीचे जाने ही नहीं आता है, बिल्कुल नहीं जाना। ये तो दूसरा छत है, पूरा डूब गया है। ये ऊपर भी सारी बुरी हालात है इसकी। अच्छा, कचरे का। बाहर में देखो कुछ गाड़ियां हैं, कितनी गाड़ियां लगी थी और क्या उनका कुछ पता है? देखो सर, मैं तो जल्दी ही 10 साढ़े 10 बजे सो गया था, तो नीचे गाड़ियां लगी हुई थी। तो इसमें ना मालूम कितनी गाड़ियां हैं और यहाँ पर ये पूरा फ्लोर भरा हुआ है गाड़ियों से, तो अब लगी ही रहती थी हर वक्त गाड़ी। तो कोई दिखी नहीं रही, डूब गई है ना मलबे में सारी। अच्छा। हाँ। आपने जान कैसे बचाई? हमने छलांगे मारी, पीछे से इस साइड जमीन में भाग गए। अच्छा। जी 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 जी। ऐसा आपकी उम्र भी 50 साल। 50 साल है। कभी ऐसा देखा यहाँ? नहीं 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 देखा, मैंने नहीं देखा ऐसा, कभी नहीं देखा। हम बहुत कभी आपने इस तरह का भयंकर तस्वीरें देखी हैं पहले? नहीं, इससे पहले कभी हमने देखे नहीं है। ये बहुत बुरी कंडीशन हुई रामबन में। इससे बहुत ज्यादा फ्लड था, जिससे बहुत आया, बेहिसाब तेज आया। आप जब ये फ्लड आया रविवार को सुबह 3:30-4 बजे के बीच, आप क्या कर रहे थे और उसके बाद आपने क्या देखा? सर, बारिश इतनी तेज हुई, ओले इतने बड़े बड़े पड़ रहे थे कि बेहिसाब कि हम घरों से बाहर निकले। जैसे घर से बाहर निकले थे, यहाँ से बहुत तेज आवाज आई, तो हम अपने छतों पे आ गए। यहाँ सामने छत पे हम आ गए, तो ये बेहिसाब पानी आ रहा था, यहाँ से मलबा आ रहा था कि भागने की कतार पे आ गए लोग। यहाँ सामने दूसरे एक बंदे रहते हैं, उनके घर में पानी घुस गया। स्कूल है, अपने अभी इनको दिखा लिया, ये भी के ऊपर से पानी चल रहा था। तो जो यहाँ पे गार्डन थी, ऑलरेडी पब्लिक भाग गई, पुलिस आके उन्हें इनको निकाल दिया बाहर, तो गाड़ियाँ नहीं निकल सकी। यहाँ कितनी गाड़ियाँ आपने देखी? कम से कम इस एरिया में अगर नॉर्मल हो 10 गाड़ियाँ, 3-4 गाड़ियाँ तो उस साइड मलबे में है, 3-4 यहाँ है। इसके नीचे भी डंपर है, गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ हैं इसमें। डंपर भी फंसा? डंपर भी इसमें एक फंसा है नीचे। तो आपको कहीं लगा वानी साहब कि अब शायद नहीं बचेंगे? बहुत मुश्किल कंडीशन हो गई थी इस टाइम में। एक यहाँ पे भागने की कगार पे आ गए थे लोग। सड़क से कई फीट ऊपर हम गारे पर हैं और इसी गारे में आप देखिए कि यहाँ पर कई वाहन जो हैं इस गारे में पूरी तरह समा चुके हैं, इस गारे में पूरी तरह दब गए हैं। और अब लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, वो लोग जो इस होटल में थे, वो लोग जिन्होंने इस तबाही को अपनी आंखों से देखा, वो लोग जिनके वाहन यहाँ फंसे हुए हैं, वो अब अपने वाहनों को ढूंढने की जो है कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिवाय गारे के कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पंजाब से आए हुए कुछ लोग हैं। जनाब, आपका नाम? नाम गुरसेवक सिंह।
आप जब यहाँ कल पहुंचे थे अपने फैमिली के साथ? परसों पहुंचे थे हम, परसों शनिवार को रात को। फिर क्या हुआ संडे सुबह? संडे सुबह नहीं, 3 बजे हमें होटल में दरवाजा खड़खड़ाया किसी ने, ठीक है, और वहाँ से उन्होंने बोला कि नीचे पानी आ गया जल्दी निकलो। हम देखने लगे कि इधर पानी आ गया है, तब हम खिड़की से देखा यहाँ से पूरा पानी बह रहा है, ठीक है। तो हमने अपनी फैमिली को उठाया, जल्दी उठो, ठीक है। हमारे साथ छोटी 2 साल की बच्ची थी, पीछे खिड़की थी वो तोड़कर फिर हम बाहर निकले, और इधर से रास्ते से घूमकर हम बाहर निकले। इधर पूरा पानी बह रहा था, इधर हमारी गाड़ी खड़ी थी। करीबन 3-3:30 बजे मैं उठा तो बर्फ बहुत पड़ रही थी। मैंने बाहर देखा कि गाड़ी है, गाड़ी को कोई नुकसान ना हो। तभी मैं आकर देखा तो इधर से लैंडस्लाइड आ रहा था। लैंडस्लाइड आया तो मैं दरवाज़ा जहाँ से होटल के अंदर गया तोड़कर, ऊपर अपने दोस्त को बताया कि बाहर बहुत भारी नुकसान हो रहा है। तो जहाँ से भागकर हमें उस पुलिस चौकी पर हम गए, चेक पोस्ट है वहाँ पर। फिर उधर से पत्थर आना शुरू हो गए। फिर बाद में पुलिस आई, वो हमने रेस्क्यू करके गुरुद्वारा में छोड़ा उन्होंने। तो रामबन में रविवार को कुदरत का कहर चारों ओर देखने को मिला। आसमानी आफत के बाद अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। जगह जगह रास्ते बंद हैं, सड़कों पर मलबा फैला हुआ नजर आ रहा है और लोगों के सामने आवाजाही का बड़ा संकट खड़ा हो गया। इस बीच एक और परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भूस्खलन के चलते एक दूल्हा बारात लेकर पैदल ही अपनी शादी करने पहुंच गया। कई किलोमीटर तक दूल्हा समेत पूरी बारात पैदल चलती नजर आई। तो बारातियों को पैदल चलकर जाना पड़ा। तस्वीर आपके सामने देखिए किस तरीके से दूल्हा है, साथ में बाराती हैं, पैदल चलकर सब जा रहे हैं। हमारी तो शादी है, हम जा रहे हैं नील गगननाथ के लिए। तो कल जो बारिश गिरी उसकी वजह से आज ये हाल हो रही है, तो अब पैदल जाना पड़ रहा है यहाँ से। तो अब पैदल ही जाएंगे आगे तक। तो कितना दूर अभी चलना है? अभी तो कम से कम 7-8 किलोमीटर लगभग पैदल ही सफ़र करना पड़ेगा। फिर आगे से कोई गाड़ियों का समाचार करेंगे हम, तो फिर जाके हम कहीं ठिकाने तक पहुंच सकते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नहीं लड़ेगी मेयर का चुनाव। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी। देखिए जो नंबर गेम दिल्ली में है उसके मुताबिक मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी का पलड़ा वैसे भी बहुत कमजोर नजर आ रहा है। साफ तौर पर बीजेपी का पलड़ा भारी। बीजेपी ने पार्षदों को तोड़कर अपनी संख्या बढ़ाई है, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी का हमला। मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी इसलिए नहीं शामिल होगी क्योंकि आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने पार्षदों को तोड़कर अपनी संख्या बढ़ा ली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।